हेलो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा टॉपिक डिफेक्ट, जिसमें हमने दो टाइप के मेजर जो डिफेक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और आज हम उसका तीसरा जो टाइप है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसे कहेंगे? देखिएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है वो होता है कि अगर आपके पास में कोई लैटिस, अगर आपके पास में कोई क्रिस्टल है तो ऑब्वियसली उस क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलकर वो बना होगा। कई बार क्या होता है, इस क्रिस्टल के अंदर उस अनदर टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, दूसरे टाइप के पार्टिकल। ये क्रिस्टल जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ था उनको हम कह सकते हैं होस्ट, और इन होस्ट के साथ साथ इनके अंदर कौन से पार्टिकल एंटर कर जाते हैं? दूसरे टाइप के, जिसको हम क्या कहेंगे? फॉरेन जो एटम्स या पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें एंटर कर जाते हैं। अब वो पार्टिकल्स जाते कहाँ पर हैं? तो वो जो पार्टिकल है वो या तो इंटरस्टिशियल जो साइट होती है वहाँ पर चले जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो होस्ट एटम है उन होस्ट एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह खुद जा कर के बैठ जाते हैं, जिससे इन क्रिस्टल्स में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और ये जो डिफेक्ट है, किस डिफेक्ट को ही हम कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें किसी क्रिस्टल के अंदर जो होस्ट एटम्स हैं या होस्ट जो पार्टिकल्स हैं, उन होस्ट पार्टिकल की जगह या फिर इंटरस्टिशियल साइट में, दोनों में से कहीं पर भी जो फॉरेन या इम्प्योरिटी के एटम जब आ जाते हैं या उनके पार्टिकल जब एंटर कर जाते हैं, तो जिससे क्रिस्टल में जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, दैट डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं इनको एंटर कैसे कराएं। तो पहली जो चीज़ यहाँ से याद रखनी है वो याद आपको ये रखना है कि फॉरेन पार्टिकल्स या इम्प्योरिटी के जो पार्टिकल्स हैं इनको जब हम क्रिस्टल में एंटर कराते हैं तो एंटर कराने की जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज डॉपिंग। पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन अबाउट द डॉपिंग? डॉपिंग का क्या मतलब है? तो किसी क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के पार्टिकल को एंटर कराना ही क्या कहलाता है? डॉपिंग कहलाता है। दैट्स राइट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी हमें दो पार्ट्स के अंदर पढ़ना है। दो पार्ट्स में कैसे कैसे पढ़ना है? आपके पास में ये एक पेरेंटल क्रिस्टल है। अब अगर ये पेरेंटल क्रिस्टल आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल हो तो उस आयनिक क्रिस्टल में आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराओगे? और अगर यही आपके पास में एक कोवलेंट क्रिस्टल या कोवलेंट सॉलिड हो तो फिर आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे? तो अब हम इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को दो पार्ट में बांट करके और फिर स्टडी करेंगे। पहला हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। अगर आपके पास में कोई आयनिक क्रिस्टल है तो उस आयनिक क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराओगे? और दूसरा हो जाएगा इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड। अगर आपके पास कोई कोवलेंट सॉलिड है तो उस कोवलेंट सॉलिड के अंदर आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराओगे? तो हम पहले डिस्कस करते हैं किसी भी आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इसका जो सबसे बेटर और सबसे इजी जो एग्जांपल है या जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? उस हिसाब से देखिएगा क्या कहते हैं साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि अगर आपके पास में NaCl हो, नमक,
इस नमक को आपको क्या कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। मेल्ट जब हो जाएगा तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट में आने के बाद जब ये मेल्ट हो जाए उसके बाद इस NaCl में आपको थोड़ी सी अमाउंट के अंदर डाल देना है स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ये मिला दीजिए, और मिलाने के बाद इसे क्या करना है, आपने कूल करना है, ठंडा करना है। जब आप इसे ठंडा करोगे तो ठंडा करने पर होगा क्या, हम ये पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल में इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। ठंडा कर रहे हैं इसे, ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने पर ये फिर से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिर से अरेंज हो जाएंगे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होंगे तो मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो सॉलिड अब बनने वाला है, इस सॉलिड में कौन कौन से टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे वो देखिएगा, यहाँ से NaCl जो है, इस NaCl में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो आपने यहाँ पर इम्प्योरिटी के फॉर्म में उसमें ऐड कर दिया है, इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो इसमें आप कहोगे कि सर इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो देखिएगा, स्ट्रोंशियम में कौन होगा, Sr पॉजिटिव 2, और एनाइन के फॉर्म में कौन होगा, वही क्लोराइड। तो यहाँ पर बताइएगा कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, 3 टाइप के। कौन कौन से, देखो अनाइन तो वही है, क्लोराइड क्लोराइड वो दोनों में, लेकिन उसमें कटाइन कौन था, सोडियम पॉजिटिव, और यहाँ पर कटाइन कौन होगा, स्ट्रोंशियम। अब जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह अरेंज होंगे, और अपनी अपनी जगह अरेंज होंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा इस तरीके से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लीजिए, अब ये जो क्रिस्टल बना, इस क्रिस्टल में देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन सा कहाँ पर है, तो यहाँ Na पॉजिटिव, Sr पॉजिटिव 2 और क्लोराइड आयंस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो Na पॉजिटिव को जहाँ जहाँ अपनी लोकेशन पर होना चाहिए वहाँ पर Na पॉजिटिव है, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ जो Na पॉजिटिव है ना, उनके स्थान पर कौन आ जाएगा, उनकी जो पोजीशन है उसको कौन एक्वायर कर लेगा, ये स्ट्रोंशियम पॉजिटिव 2। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन आ गया है, ये स्ट्रोंशियम पॉजिटिव 2 आ गया है। लेकिन अब देखिएगा, जैसे यहाँ पर स्ट्रोंशियम आएगा, अब स्ट्रोंशियम जो होता है उसके ऊपर तो पॉजिटिव 2 चार्ज है, जबकि सोडियम पर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा, ठीक है ना। तो उससे मुझे बताइए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर सारी जगह सोडियम 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 और अगर एक दो जगह स्ट्रोंशियम आ गया तो स्ट्रोंशियम पर तो अकेले पर पॉजिटिव 2 चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो लैटिस है, इस लैटिस में से कुछ जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और वहाँ पर सोडियम का जो आयन है वो आ ही नहीं पाएगा या वो बाहर ही रह जाएगा, जिससे यहाँ जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही कौन से चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर 1 पॉजिटिव 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए अकेले स्ट्रोंशियम पर 2 हैं, तो पॉजिटिव जो चार्ज है यहाँ पर सारे के सारे मिला करके कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, तो ईच क्लोराइड है 1 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ 10 है, जिससे दिखेगा जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिकल कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ जो सोडियम आयन है वो अपनी लोकेशन को लीव कर देंगे, जिससे वहाँ पर वैकेंसी रह जाएगी, और वैकेंसी यहाँ पर आ गई है, जिससे यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है, जिससे यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो गया है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट किस में इंट्रोड्यूस हुआ है, आयनिक क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि बताइए कितने स्ट्रोंशियम के आने से कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो देखिएगा अगर एक स्ट्रोंशियम आयन अगर इंट्रोड्यूस होता है तो एक ही वैकेंसी क्रिएट होती है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होगा और उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज रखने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज कम करना पड़ेगा, तो एक सोडियम बाहर चला जाएगा।
बाई चांस अगर यहाँ पर एक और जो सोडियम है, मान लीजिए ये वाला जो सोडियम है ना, अगर मान लीजिए यहाँ से ये वाला सोडियम भी किससे रिप्लेस हो जाता, स्ट्रोंशियम से, यहाँ पर भी अगर स्ट्रोंशियम आ जाए तो फिर से एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए यहाँ से एक जो सोडियम है वो फिर से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जितने स्ट्रोंशियम यहाँ पर एंटर करेंगे उतनी ही यहाँ पर क्या क्रिएट होंगी, वैकेंसी क्रिएट होंगी। तो अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बराबर किसके होंगी, ये बराबर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम पॉजिटिव टू आयंस इंट्रोड्यूस। जितने स्ट्रोंशियम के आयन इंट्रोड्यूस हुए हैं उतनी ही यहाँ पर क्या होंगी, वैकेंसीज। सेम इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल है, क्या हो सकता है वो एग्जाम्पल, वो भी सुनिएगा। ये पहला एग्जाम्पल कह सकते हो आप इसे। एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर आपके पास में NaCl की बजाय जो लैटिस या जो आपके पास में जो क्रिस्टल है वो किसका हो, वो हो AgCl का। और उस AgCl के अंदर अगर आप बहुत ट्रेस अमाउंट में अगर आप यहाँ से CdCl2 ये मिला दें तो सेम इसी तरीका का डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि बताइएगा यहाँ कटाइन कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि सर कटाइन तो यहाँ से Ag पॉजिटिव है और Cd पॉजिटिव 2 है, लेकिन अनाइंस कौन से हैं, तो अनाइंस केवल क्लोराइड ही है। तो अनाइंस तो अपनी जगह ही रहेंगे, लेकिन जब कटाइन का क्रिस्टलाइजेशन होगा तो कुछ Ag पॉजिटिव 2 की जगह कौन ले लेगा, कैडमियम, और कैडमियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो फिर से वहाँ पर कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट नॉन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और किस में इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, ये तो आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हुआ है। इसी तरीके से कुछ कोवलेंट जो क्रिस्टल या कोवलेंट जो सॉलिड होते हैं उनमें भी इम्प्योरिटी डिफेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब जो हमें डिस्कस करना है वो करना है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दूसरा इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन सम कोवलेंट सॉलिड। अब आपके पास में कुछ कोवलेंट सॉलिड होंगे और उन कोवलेंट सॉलिड के अंदर आपको इम्प्योरिटी जो डिफेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करना है। और इसके सबसे अच्छे जो एग्जांपल्स हैं वो देखिएगा। थोड़ा सा हमें पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स आपको याद होंगे। ग्रुप्स में यहाँ सर 14 ग्रुप, 15 और 13। 14 ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल यहाँ पर हैं वो हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं और 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन के होने से इस तरीके के सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके के सॉलिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि हम बना सकते हैं कि ये एक सिलिकॉन जिसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा सिलिकॉन ऑल्सो हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा सिलिकॉन इसके पास में भी वही 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा ही 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ईच सिलिकॉन हैव 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये क्या करता है, सिलिकॉन अपने चारों इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर। इस तरीके का होता है ये सिलिकॉन। सेम ऐसा ही कौन होगा, सेम ऐसा ही होता है जर्मेनियम। अब यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन जो है उस सिलिकॉन ने अपने 4 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में बॉन्डिंग की हुई है। अब ये जो सिलिकॉन है इस सिलिकॉन के साथ में ये जो आपके पास सिलिकॉन हो सेम ऐसा ही कौन होगा, जर्मेनियम होगा। अगर इसके साथ में किसी इम्प्योरिटी को मिला दिया जाए, इम्प्योरिटी यहाँ पर डाल दी जाए, तो इम्प्योरिटी के जो एटम्स होते हैं
वो एटम्स क्या करते हैं, वो जो फॉरेन एटम्स है वो यहाँ से कुछ जो होस्ट एटम्स है ना, इन होस्ट एटम्स को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और उनकी जगह आकर के जुड़ जाते हैं। और जैसे उनकी जगह आ जाते हैं ना, उससे यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इम्प्योरिटी जो है वो जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे, और इम्प्योरिटी को मिक्स करना तो डोपिंग कहलाएगा, लेकिन ये जो डॉपिंग है, ये डॉपिंग हम करें किसके साथ, ऐसा कौन सा एटम हम यहाँ पर मिलाएं जिससे कि यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो जाए, इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करें यहाँ पर। तो देखिएगा साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं भाई। 14 से पहले कौन सा ग्रुप है, 13, और बाद में कौन सा है, 15। 13 ग्रुप में कौन कौन आता है, तो आपको पता है 13 ग्रुप में कौन आता है, बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, ये 13 ग्रुप के हैं। तो आप यहाँ से 13 ग्रुप वाली जो इम्प्योरिटी है ना, ये भी मिला सकते हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एटसेट्रा, इनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। या फिर ये जो 15 ग्रुप है, 15 ग्रुप में कौन कौन होता है, नाइट्रोजन, लेकिन ये तो गैस है, इसकी तो बात करेंगे नहीं, इसको तो कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी, ये जो है ये आते हैं 15 ग्रुप में। तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी, इनको भी यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। लेकिन इनकी खासियत क्या है, इनकी जो स्पेशलिटी वो ये है कि ये 13 ग्रुप वाले हैं ना, तो इन 13 ग्रुप वालों के तो जो आउटर सेल है, उस आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 13 वालों के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इन एलिमेंट का जो आउटर सेल या वैलेंस सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आपको ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, इसको मिक्स कराना है, जिससे यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट होगा। अब इम्प्योरिटी यहाँ पर आपको डॉप करानी है, मिक्स करानी है। कौन सी मिक्स करा सकते हैं या किसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और 15 ग्रुप के एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दैट्स राइट। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि पेरेंटली ये जो आपके पास सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड, ये कौन से ग्रुप वाले, 14 ग्रुप वाले। और 14 ग्रुप वाले जो हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनके जो वैलेंस सेल है उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, और इनके वैलेंस सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनके अंदर आपको या तो ये इंट्रोड्यूस कराना है, ये इंट्रोड्यूस कराना है, तो इसके कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस तरीके की जो इम्प्योरिटी है ये, इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। और ये जो इम्प्योरिटी है, इस तरीके की इम्प्योरिटी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ठीक है ना। तो अब इनके अंदर जो हमें डॉपिंग करानी है, वो डॉपिंग हम 2 तरीके से करा सकते हैं। पहला हम कराएंगे डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, ठीक है ना। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है, 15 ग्रुप वाले, इनको आपने इसके अंदर क्या करना है, इंट्रोड्यूस करा देना है। जब इसको मेल्ट करके और ये एटम्स इसमें डाल दोगे और फिर से इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन होने पर क्या होगा, इनके जो एटम्स है इम्प्योरिटी के या फॉरेन जो एटम्स है, वो यहाँ से कुछ होस्ट एटम की जो जगह है ना, वो ले लेंगे। और जैसे ही वहाँ से होस्ट की जगह लेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये आपके पास सिलिकॉन का क्रिस्टल था, तो देखिए सिलिकॉन का आपके पास में एटम्स थे, इन सिलिकॉन के एटम्स अरेंज हो गए अपनी अपनी लोकेशन पर। और जैसे इम्प्योरिटी आपने इलेक्ट्रॉन रिच वाली ऐड की है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना, ये वाली जैसे आपने इंट्रोड्यूस की है, ये मैंने गलत लिख दिया, तो मान लीजिए आपने आर्सेनिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कुछ जो सिलिकॉन है, उस सिलिकॉन की जगह कौन आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। ये लीजिए, आप देखिएगा आर्सेनिक जो है उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 5 में से उसने क्या किया, देखो 4 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से तो 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन देखो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रह गया है, फ्री रह गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट हो गया, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी किससे क्रिएट किया है हमने, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से क्रिएट किया है।
अब एक बार आप वो जो पेरेंटल सिलिकॉन का सॉलिड था और ये जो डिफेक्टेड सॉलिड बना है, इन दोनों को कंपेयर करो। और कंपेयर जो करना है वो करना है आपको इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। तो ये जो आपके पास सिलिकॉन का पेरेंटल सॉलिड है, अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाए तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस चाहिए, और यहाँ पर बहुत थोड़े से फ्री आयंस तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो भी कहाँ से होंगे, क्योंकि आपके पास में जो सिलिकॉन का सॉलिड है ये इस समय रूम टेम्परेचर पर रखा होगा, और रूम टेम्परेचर पर रखा होगा उससे इसके कुछ जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो गए होंगे, जिससे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जिससे उसकी बहुत कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड कर दी है, तो उस इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के कारण से जो यहाँ आर्सेनिक का या एंटीमनी या फास्फोरस का जो एटम है उसके पास तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से अगर कहीं दूसरी जगह आर्सेनिक आया होगा तो उसके पास भी क्या रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और अगर कहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और बढ़ करके ये जो आपके पास सॉलिड बन गया है, इस सॉलिड को हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड आपके पास बना है ये कंपाउंड एक सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। कई बार सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये जो सेमी कंडक्टर यहाँ पर बना है, इस सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव के लिए हमने क्या लिखा है, N। तो ये कंपाउंड जो बना है ये एक N टाइप का सेमी कंडक्टर होता है, ऐसा आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर बस सीधा याद रखना है कि जब हम 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप वाला जो एलिमेंट है या इम्प्योरिटी है वो अगर आपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराई है, 14 में 15 वाली कराई है, तो बताइएगा किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो 15 वाले में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो उसके कारण से यहाँ पर N टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ये हो गया है डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ हमने यहाँ पर डॉपिंग करा दी है। अब हम किसके साथ डॉपिंग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट जो है उस इम्प्योरिटी के साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग कराएंगे। अब जो हम सेकेंड टाइप इसका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम 14 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जो सॉलिड होंगे आपके पास में वो लेना है, उनको मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद में उनके अंदर आपको क्या करना है, उनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कौन सी होगी, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, जिनके की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है ना, वो जैसे इंट्रोड्यूस करा दोगे तो क्या होगा, कुछ जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम्स हैं उनकी जगह पर बोरॉन, एल्युमिनियम या जो इम्प्योरिटी के एटम्स हैं वो आ जाएंगे, जिससे वहाँ इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। किस तरीके से होगी, तो देखिएगा कुछ ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। ये हमारे पास में सिलिकॉन या जर्मेनियम का सॉलिड है, सिलिकॉन का सॉलिड है, और यहाँ पर इस सिलिकॉन के सॉलिड में हमने क्या किया, गैलियम जो था, मान लीजिए उस गैलियम को हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस करा दिया। जैसे गैलियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो सिलिकॉन एटम की जगह कुछ गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन जो भी इम्प्योरिटी डालिए उसके एटम्स आ जाएंगे। मान लीजिए गैलियम आ गया, ये लीजिए। अब आपको पता है गैलियम जो है उसके वैलेंस सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही होते हैं। तो 3 की हेल्प से उसने शेयरिंग करके इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया सिलिकॉन के साथ में। लेकिन ये वाला जो सिलिकॉन है इसके वैलेंस सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही होंगे। तो इसने इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इधर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, डेफिशिएंसी होने से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिएगा वहाँ क्या था, वहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, होल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ गैलियम आया तो जिससे यहाँ पर क्या बन गया है, गैलियम के यहाँ आने से यहाँ पर होल बन गया है। इसी तरीके से अगर किसी दूसरे एटम की जगह गैलियम आएगा तो वहाँ पर भी होल होंगे, वहाँ पर भी होल होंगे, तो बहुत सारे होल प्रेजेंट होंगे।
अब क्या होगा, इस तरीके के जो सॉलिड हैं उनमें क्या होगा, इम्प्योरिटी आ गई है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट हो गया है, लेकिन इस डिफेक्ट से भी क्या होगा वो सुनिएगा, होल्स बन गए ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए बगल वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएगा, जिससे वहाँ होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस होल को फिल करने के लिए किसी दूसरे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा। तो देखिएगा जो होल यहाँ था वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, इस तरीके से जो होल है वो मूव करता रहेगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहेंगे, जिस कारण से इस तरीके के जो कंपाउंड है उनकी कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूँ वो पेरेंटल जो सॉलिड था उसकी बजाय क्या होगी, ज़्यादा होगी, और क्या बन जाएगा, इस तरीके का जो सॉलिड है ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इस तरीके का जो सॉलिड है ये सॉलिड भी सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर यहाँ पर बना है, इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वहाँ कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज, और P4 पॉजिटिव होता है। इसलिए इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे P टाइप के सेमीकंडक्टर। ये हो गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए, 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए, कौन कौन से, N टाइप और P टाइप। याद रखना है 14 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम। 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। जब आप क्या करेंगे, इनमें ये वाली जो इम्प्योरिटी है इनको ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन रिच को, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, जिससे ये बनाएंगे N टाइप के सेमीकंडक्टर। और जब आप इसमें इस तरीके के इम्प्योरिटी को ऐड करोगे तो इनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जिससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा दैट इज P टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक बार दोबारा से अगर इसको रिवाइज कराऊँ, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या था कि जो आपके पास में लैटिस है या जो आपके पास सॉलिड है, उस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल की जगह कोई दूसरा पार्टिकल अगर आ जाए, दूसरा जो फॉरेन एटम है वो अगर आ जाए, या वो जो फॉरेन एटम है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, तो उससे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी 2 तरीके से था, आयनिक क्रिस्टल में अलग और कोवेलेंट सॉलिड में अलग। आयनिक सॉलिड के अंदर क्या था, NaCl के अंदर हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया था, तो कुछ स्ट्रोंशियम में सोडियम आयन को रिप्लेस कर दिया था, जिससे वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। और कोवेलेंट सॉलिड के जो एग्जांपल हैं वो थे हमारे पास में ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों तरफ से जुड़े होते हैं। अब आप जैसे इसके अंदर इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इम्प्योरिटी भी 2 तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रॉन रिच करेंगे तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहाँ पर होल्स प्रेजेंट होंगे, होल्स मूव करेंगे जिससे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, P टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। ये हो गया है हमारा डिफेक्ट्स।